हेलो बच्चों, क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग क्लास 12th में फिजिक्स के टॉपिक में आज हम लोग कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। यानी कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। तो हम लोग यहाँ बात करते हैं कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप के बारे में। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये हमारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष में हमने दो रेखाएं खींची जिसका ओरिजिन जो है वो O है। यहाँ पे हमने दो आवेश Q1 और Q2 मान लिए जिनके स्थिति सदिश जो हैं वो R1 और R2 हैं। स्थिति सदिश जो है हम लोगों ने क्लास 11th में सदिश विश्लेषण में पढ़ा हुआ है। तो Q1 का स्थिति सदिश R1 और Q2 का स्थिति सदिश R2 है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो दो आवेश हैं Q1 और Q2। तो ध्यान दीजिएगा, दो आवेश Q1 और Q2 में अगर हम बात करते हैं कि दोनों ही बिंदु आवेश हैं और निर्वात में स्थित हैं। दोनों ही आवेश जो हैं वो बिंदु आवेश हैं और निर्वात में स्थित हैं। तो अगर हम इनकी बात करते हैं इन दो बिंदु आवेशों की, तो यहाँ पे मूल बिंदु O के सापेक्ष जिनके स्थित सदिश R1 और R2 हैं। यानी इन दोनों के स्थित सदिश जो है वो R1 और R2 हैं। किसके? Q1 का R1 है और Q2 का R2 है। तो Q1 के सापेक्ष जो Q2 का स्थित सदिश है वो R21 है। Q1 के सापेक्ष Q2 का जो है वो R21 है और Q2 के सापेक्ष Q1 का जो स्थित सदिश है वो R12 है। इसी दिशा में इनके एकांक सदिश भी होंगे, R21 का कैप और R12 का कैप। तो ये ओरिजिन से यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं R21 को, तो इसको अगर ब्रेक करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा R2 माइनस R1। अगर R12 को सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी ब्रेक करते हैं तो ये आ जाएगा R1 माइनस R2। अब दोनों के लिए बल की बात करते हैं, लेकिन उसके पहले आपको ये जानना होगा कि यहाँ पे अगर Q1 और Q2 का प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 0 है, ये स्थिति कब होगी? Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट होगा वो ग्रेटर देन 0 तब होगा जब वो सजाती होंगे, यानी सेम चार्ज होंगे तो उनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होगा, यानी उनकी वैल्यू 0 से ज्यादा होगी। तब जो हमारे बल की स्थितियां हैं वो क्या होंगी? एक दूसरे से दूर जा रही होंगी। लेकिन अगर Q1 और Q2 का प्रोडक्ट 0 से कम होगा, यानी कि दोनों ही विजाती होंगे, यानी कि एक पॉजिटिव होगा और दूसरा निगेटिव होगा, तो उनका प्रोडक्ट जो होगा वो 0 से कम होगा, वैल्यू जो आएगी कम होगी। तो इसमें जो बल कार्य करेंगे एक दूसरे की ओर जो है कार्य करते हैं, जो आपके वैद्युत बल यहाँ पे कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल। अगर हम निकालेंगे तो हमको पता है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर है। अब ये वेक्टर दिया गया है तो इसके मॉड का स्क्वायर, तो मॉड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा और ये इसकी दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है R12 कैप। इसी प्रकार अगर Q1 द्वारा Q2 पर अगर बल आरोपित करेगा तो यहाँ हो जाएगा F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 के मॉड का स्क्वायर R21, ये कैप होगा, यहाँ पे कैप हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर इन वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं तो आप देखते हैं R21 है। तो अगर ये इस वैल्यू में भी हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, यानी कि R1 माइनस R1 प्लस R2 कर दे और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें अगर हम, तो आ जाएगा R1 माइनस R2। और ये R1 माइनस R2 किसके बराबर है? R12 के। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, R21 इज इक्वल टू माइनस R12। ये चीज यहां से निकल के आ रही है, जो हमने एकांक सदिश में भी आप दिखाओगे तो ये वैल्यू आपकी यहां से निकल कर आ जाएगी। यहाँ पे ये वैल्यू आपकी यहां से निकल कर आ जाएगी। तो फिर क्या हो जाएगा, इनके जो बल में भी होगा, बल में भी क्या होगा, R12 इज इक्वल टू माइनस F12 इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर में, क्योंकि जब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे निकल आएगा। यानी कि देखा जाए, यानी बिंदु आवेश Q1 कारण Q2 पर लगाया गया बल Q2 के द्वारा Q1 पे लगाए गए बल के परिमाण में बराबर होगा, लेकिन दिशा में विपरीत होगा। और ये नियम जो है न्यूटन के तृतीय नियम को भी जस्टिफाई करता है। तो ये जो कूलाम का नियम है
वो न्यूटन के नियम को भी क्या करता है, यहाँ से जस्टिफाई करता है, यानी न्यूटन के तृतीय नियम के भी अनुरूप ये पाया गया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कूलाम के सदिश नियम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग बात करेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं और जिनको वैद्युत फ्लक्स रेखाएं भी कहते हैं वो होती क्या है। आपको बता दें कि इसके बारे में फैराडे ने बताया और एक काल्पनिक रेखाएं मानी जो आवेश के कारण मानी जाती हैं कि कोई भी आवेश होता है उसके चारों तरफ अगर हम देखते हैं तो एक ऐसा क्षेत्र पाया जाता है जो अन्य आवेश के लिए आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव कराता है, जिसको हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो वो काल्पनिक वो क्षेत्र जो होता है वो काल्पनिक रेखाओं के आधार पर फैराडे ने बताया, जिनको हम लोग वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत फ्लक्स रेखाएं या फिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र इसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वो हमारा वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि सपोज दैट किसी भी रूम में है, हम एक आवेश हैं, तो अब क्या करें, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो अब वहां पे दो स्थितियां पैदा होती हैं कि आप मेरी क्लास में, यानी अब एक क्लास में हम फिजिक्स की क्लास चल रही है, दूसरी में केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, तो जिसमें फिजिक्स की क्लास चल रही है वो मेरा क्षेत्र हो गया ना। अब मेरे क्षेत्र में कोई अन्य आवेश, सपोज दैट आप हैं, आप मेरी क्लास में आए, अगर मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं, कुछ को समझ में नहीं भी आ रही होंगी, यानी कुछ आकर्षण, यानी मेरी बातों से इंस्पायर हो रहे होंगे, मेरी बातें उनको अच्छी लग रही होगी, ठीक है, तो क्या होगा, वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे, आकर्षित हो रहे होंगे, ठीक है। तो कुछ आकर्षण बल का अनुभव करते हैं और कुछ को मेरी बातें समझ में नहीं हो रही होंगी, बाउंस कर रही होंगी, तो वो प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रहे हैं। तो यानी किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वो उसका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी अगर हम इस रूप में पढ़ा रहे हैं तो ये फिर फिजिक्स का क्षेत्र कहलाएगा, यानी वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। तो इस वैद्युत क्षेत्र में अब तो ये तो दिखता नहीं कि कोई लंबी लंबी लाइनें बिल्कुल जो है स्पाइडरमैन की तरह जो है एकदम बिल्कुल धागे निकल रहे हैं और ये उधर गया ये इधर गया, बोले इतने धागे में सर ने जो है फैला दिए जाल, तो ये इनका क्षेत्र हो गया, ऐसा तो नहीं होता है। तो एक काल्पनिक रेखाओं के बारे में माना कि कुछ ऐसी काल्पनिक रेखाएं यहाँ आवेश की चारों तरफ होती हैं, जिनको हम लोग वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है, और या फिर फ्लक्स रेखाएं भी कहते हैं, जिनके बारे में थोड़े से पॉइंट के हिसाब से हम लोग यहाँ पे आपके साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे वैद्युत बल रेखाओं के बारे में या वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। तो वैद्युत बल रेखाएं या फिर फ्लक्स रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं भी इनको हम लोग कहते हैं। तो होता क्या है, ये एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ठीक है, एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिनको हम लोग मानते हैं, जैसे कि इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, तो इनके गुणों के बारे में भी हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं के अंदर क्या क्या गुण पाए जाते हैं। तो अगर गुण की बात करते हैं तो पहली चीज तो ये हो गई, अगर कोई एकल आवेश है यानी सिंगल चार्ज है, वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है, ये डिपेंड करता है। तो अगर हमारे पास केवल एकल चार्ज है, यानी कि सपोज दैट हमने ये मान लिया कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये हमने मान लिया निगेटिव चार्ज है, तो पहला गुण क्या होता है कि धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से अनंत की ओर जाती हैं, ठीक। अगर ऋण आवेश है तो अनंत से ऋण आवेश की ओर आती हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया बल रेखाओं के गुण में कि अगर धन आवेश है तो यहां से बल रेखाएं जो हैं अनंत की ओर आपकी बल रेखाएं जाती हैं, अनंत की ओर ये क्या हो रही हैं, जा रही हैं। और अगर ऋण आवेश है तो अनंत से यहाँ पे बल रेखाएं क्या होती हैं, आती हैं। तो ये आपका पहला गुण हो जाता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे बल रेखाएं जाएंगी, अगर निगेटिव चार्ज है तो बल रेखाएं अनंत से ऋण आवेश की ओर आएंगी। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, अगर दोनों चार्ज एक पास रखे हुए हैं, सपोज दैट ये अगर पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, तो ध्यान रखिएगा कि जो बल रेखाएं होती हैं वो धन आवेश से चलते हुए ऋण आवेश पर क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, ठीक, खत्म हो जाती, ध्यान रखिएगा। तो ये धन आवेश यहाँ से चली और ऋण आवेश की ओर इस तरीके से ये जो है जा रही हैं, इस तरीके से ये जो है जा रही, इस प्रकार से ये क्या हो रही हैं, जा रही हैं, इस प्रकार से ये
इधर की ओर ये दिखाया गया है कि इधर की ओर ये क्या हो रही हैं, जा रही हैं। तो धन और ऋण अगर होंगे तो क्या होंगी, एक ये वक्र बनाती हैं। तो तीसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि जो है वैद्युत बल रेखाएं एक जो है खुला वक्र बनाती, बंद वक्र की बात नहीं करते, बंद वक्र हम लोग चुंबक में पढ़ेंगे, विद्युत में एक खुला वक्र बनाती हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया कि धन आवेश से चलती हैं अनंत की ओर, ऋण आवेश पे क्या होता है कि ऋण आवेश की ओर आती हैं। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये हो गया आपका कि धन आवेश और ऋण आवेश है, तो क्या होगा कि ये जो है चार्ज जो होता है, इससे निकलने वाली जो क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं हैं वो धन आवेश से चलती हैं और ऋण आवेश पे पहुंच जाती हैं। सपोज दैट अगर दोनों ही चार्ज कैसे हो जाएं, समान हो जाएं, अगर हम मान लेते हैं कि दोनों ही चार्ज हमारे कैसे हैं, समान चार्ज हैं, तो क्या होता है, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं कि अगर सपोज दैट हमारे दोनों ही चार्ज कैसे हैं, समान हैं, यानी अगर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, या ये प्लस है, ये भी प्लस है, या दोनों ही माइनस है, यानी सेम चार्ज, लाइक चार्जेस हैं अगर, तो क्या होगा कि जो बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे से दूर भागेंगी। क्या होंगी, इस तरीके से दूर भागेंगी, ऐसे ऐसे दूर हटेंगी, इस तरीके से ये क्या होंगी, बल रेखाएं आपकी इधर से दूर हटती हुई प्रतीत हो रही हैं आपको। तो ये अगर सेम चार्ज होंगे तो फिर ये दूर भागेंगी, तो इनके बीच में एक ऐसा क्षेत्र आ जाएगा जहां पे बल रेखाएं पहुंचेंगी ही नहीं, और जब यहाँ पे बल रेखाएं नहीं पहुंचेंगी तो यहाँ पे आपका जो क्षेत्र हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पे क्या होगा, वो क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रेखाएं नहीं जा रही हैं, तो यहाँ पे आपको वैद्युत क्षेत्र कैसा फील होगा, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र आपका शून्य होगा। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट क्या होता है कि अगर धनावेश से और ऋण आवेश की ओर चल रही है, तो ध्यान दीजिएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां पे ज्यादा होगी। देखिए जब ये प्लस था और ये क्या था, माइनस था, तो इसके पास में क्या हो रही, बल रेखाएं जा रही हैं, इस प्रकार से ये बल रेखाएं क्या हो रही हैं, इसके समीप पहुंच रही है, ये इस तरीके से इसके समीप जा रही हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जहां से ये निकलती हैं बल रेखाएं, यहाँ पे, वहां पे ये पास पास होती हैं, और जहां ठीक उसके यहाँ इस पोजीशन में क्या हो जाती है, लंबवत कैसी हो जाती है, दूर दूर हो जाती हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि आवेश के सिरों पे जो है वैद्युत क्षेत्र आपका क्या होगा, अधिकतम होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा, यानी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी अधिकतम कहाँ होगी, यहाँ पे होगी, और न्यूनतम कहाँ पे होगी, यहाँ पे मैक्सिमम होगी, और यहाँ पे मिनिमम होगी, यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम आपकी जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट है जो हम लोग लास्ट पॉइंट यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी एक दूसरे को काटती नहीं है। यानी सपोज दैट ये बल रेखा ये जा रही है, दूसरी बल रेखाएं ऐसा नहीं हो सकती, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, अगर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देंगी यानी इंटरसेक्ट कर देती हैं, तो एक ही बिंदु से दो अलग अलग रेखाएं निकल रही हैं, यानी एक ही बिंदु पे दो अलग अलग क्षेत्र की तीव्रताएं हो सकती हैं क्या, ऐसा नहीं हो सकता, एक बिंदु पे एक ही प्रकार की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए दो बल रेखाएं, दो क्षेत्र रेखाएं, दो फ्लक्स रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। ये वैद्युत आवेश के हमारे गुण हो गए और वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक और कुछ जो है अदर इसके एप्लीकेशन जैसे कि गोली वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच।